आयुष कह रहे हैं फर्स्ट का 4-3-2-1 होगा। नहीं, जो मोस्ट अनस्टेबल बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। आइए मेरे भाई, यहां पर चार्ज नहीं है, लेकिन आप मुझे बताओ कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है? क्या यह रेजोनेंस करने की वजह से मोर स्टेबल है या नहीं? सारे बोलो। तो आंसर आया 2 > 1। सेम फिलोसफी 2 > 1। सेम फिलोसफी 2 > 1। सेम फिलोसफी 2 > 1। मेरे भाई आइए जरा एक चीज देखते हैं। सारे लोग देखिए, 8th में ये अमोनिया है, ये CH3NH2 है, ये CH3NHCH3 है, एंड ये CH3N CH3 एंड CH3 है। अगर आप ध्यान से देखो, क्या यहां गैस फेज है? यहां कोई सॉल्वेंट नहीं है। यहां बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा, दिल खुश हो जाएगा, नाच उठोगे ऐसे, सावन आया हो जैसे। वैसे सावन चल रहा है मेरे भाई। यहां पर सॉल्वेंट नहीं है। गैस का मतलब सॉल्वेंट नहीं है। गैस का मतलब सॉल्वेंट नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, या 2-2 बढ़ा रहे हैं, या 3-3 बढ़ा रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा जवाब, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा अच्छा बेस है। रोनित आए और इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी करवा ली है। ये कह रहे हैं जो ज्यादा स्टेबल बेस है वो ज्यादा बेसिक होगा। रोनित भाई ये गलत बात है। कंजुगेट एसिड बनाने के बाद आप ऐसा बोल सकते थे कि जो कंजुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है उसका बेस ज्यादा बेसिक होगा। लेकिन अगर हम डायरेक्टली बेस की स्टेबिलिटी निकालना है तो बेस जो ज्यादा स्टेबल होता है वो वीक बेस होता है। मेरे भाई सेम आंसर 10th का है, एंड सेम लॉजिक भी है। सेम लॉजिक भी है। अच्छा, इसे स्टेबिलिटी वाले एंगल से भी कर सकते हो। किसी भी चार्ज को बढ़ाओगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल बोले तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। बात है प्रश्न 7th और 9th की, क्योंकि मेरे भाई 7th में वाटर और 9th में वाटर लिया गया है। मेरे भाई IIT वाले इतने ट्रिपल डैश हैं कि वो हर बार 7वां ही पूछते हैं, बदलने का प्रयास ही नहीं करते। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि 7th का ऑर्डर क्या आएगा? क्या आप जानना चाहते हैं 7th का ऑर्डर क्या आएगा? सारे बोलो। हाँ है ना? बोलिए जी बोलिए। आइए मैं आपको बताता हूं क्या है रीजन, क्यों है ऐसा। सब लोग देखें, यहां हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ 7th। बोर्ड पर देखो, यह है अमोनिया और यह है आपका 1 डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन। यह है आपका 2 डिग्री अमीन। मेरे इस बातों को ध्यान से सुनना। यह है आपका टर्सरी अमीन। अच्छा बेस कौन सा होता है? बहुत आराम से देखेंगे। अच्छा बेस कौन सा होता है उसे समझेंगे। मेरी बात को जो सुनेगा उसे एक बार में समझ में आ जाएगा। क्या जब तुम ऐसा करोगे तो क्या तुम्हें यहां कंजुगेट एसिड मिलेगा या नहीं? ये देखिए अमोनियम आयन। ऐसा जब तुम करोगे तो मेरे भाई यहां पर देखिए 3H मिलेंगे। ऐसा जब तुम करोगे तो 2 मिथाइल 2H मिलेंगे। ऐसा जब तुम करोगे तो यहां खूब सारे मिथाइल एंड H+ होंगे। आपको यह समझना है मेरे भाई
कि ये है कंजुगेट एसिड और ये है बेस। अगर हम अवेलेबल इलेक्ट्रॉन देखें, अगर हम अवेलेबल इलेक्ट्रॉन देखें, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन पर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेकर बैठे। ये दावा ठोक रहा है कि अच्छा बेस तो मैं ही हूं, लेकिन अच्छा बेस कौन होगा? जो H+ ले या ले, अब मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, जो H+ लेगा या लेगा, मेरे भाई फर्क है। H+ ये लिया इसने, अब अगर H+ लेके कोई खटाक से H+ छोड़ दे तो क्या रिएक्शन वापस आ जाएगी या नहीं? क्या रिएक्शन वापस आ जाएगी या नहीं? और क्या वो खराब बेस होगा या नहीं? अगर किसी ने बड़े बड़े सपने दिखाए, H+ आया, H+ जो ऐसे ही लिया वैसे बोल दिया, H+ को चल निकल, वापस रिएक्शन आ गई, खराब बेस हो गया, खराब बेस हो गया, तो मेरे भाई कंजुगेट एसिड वो है जो H+ को होल्ड करके बैठा है। कंजुगेट एसिड की ज्यादा स्टेबिलिटी का मतलब है जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो H+ को होल्ड करके बैठा। हम जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं। समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, जब तुमने जल लिया है NH2O, तो क्या इस H का सॉल्वेशन हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताओ, सॉल्वेशन हो जाएगा या नहीं? आया ना? आओ बच्चों मुझे बताओ, यहां पर कम होगा, यहां कम होगा, यहां और कम होगा जी, और कम होगा। भाई मानते हैं नहीं मानते बताइए? और कम होगा। और यार यहां तो ना के बराबर ही है, क्या ही बोला जाए। देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएंगे। तो मेरे भाई जरा बताओ, क्या यहां एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन का ये ऑर्डर आ रहा है या नहीं? यहां अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे बढ़ रही है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा सॉल्वेशन इसका हो रहा है। ये दावेदारी ठोकरा कह रहा, हमने जो H+ पकड़ लिया ना, हम जाने देंगे नहीं। ये देखो पकड़ ही नहीं पा रहा है H को, कायदे से 3-3 मिथाइल रिपेल करके भगा रहे हैं। मामला देखो, ये ऐसा और ये ऐसा, हाँ या ना? अरे ये ग्राफ ऊपर जा रहा है देखो। ओ भाई साहब, अब अच्छा बेस कौन है? जिसमें अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हो एंड सॉल्वेशन भी हो। समझदार के लिए काफी इशारा आपको बताऊंगा दोबारा तिबारा, ये गलियां ये चौबारा और डैश आना ना दोबारा। ध्यान से देखना, यहां है अमोनिया, यहां है मिथाइल अमीन, यहां है डाइमिथाइल अमीन और यहां है ट्राइमिथाइल अमीन। मेरे भाई इस टेबल में मैं कुछ नहीं लिखूंगा, मैं बस फीलिंग्स लिखूंगा, फीलिंग्स, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स एंड सॉल्वेशन। सच बताना, सच, सच के सिवा कुछ ना बताना। क्या अमोनिया में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन लगभग ना के बराबर है? देखो लगभग लास्ट है, लास्ट। मिथाइल अमीन में बढ़ गया, डाइमिथाइल अमीन में और बढ़ गया, ट्राइमिथाइल अमीन में तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स खूब सारा हो गया। ऐसा ये कुछ नहीं है, ये लाइंस हैं, ऐसे ही मन मर्जी, फीलिंग्स। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल बहुत कम है, यहां थोड़ी है, यहां और है, यहां और है। बात करेंगे सॉल्वेशन की। मेरे भाई बहुत जबरदस्त सॉल्वेशन है यार, अमोनिया में देख रहे हो तुम। जैसे एक मिथाइल आएगा थोड़ा कम होगा, 2 मिथाइल आएगा और कम होगा, 3 आया तो पूरी ही खत्म हो गया। सच बताओ, क्या कोई भी बता सकता है कि यार पहला और आखिरी वाला अच्छे बेस नहीं हो सकते? क्योंकि इनमें एक फैक्टर गायब है।
एक फैक्टर बहुत कम हो गया है। पहला और आखिरी वाला ये अच्छे बेस नहीं हो सकते क्योंकि इनका एक फैक्टर क्या है, गायब है, कम है। मानते हो या नहीं? अच्छा बेस कौन है? अच्छा बेस वो है जिसमें अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स भी अच्छे खासे हो और सॉल्वेशन भी अच्छा खासा हो। सही है, दोनों हो मेरे भाई। तो भाई इन्हीं में से कोई दावेदारी रखेगा, इन्हीं में से कोई दावेदारी रखेगा। सही है या नहीं मेरे भाई? मुझे बताओ, पहले H+ लिया गया है या पहले सॉल्वेशन हुआ है? पहले H+ लिया गया है या पहले सॉल्वेशन हुआ है? इसका जवाब देना पड़ेगा। पहले बेस ने H+ लिया है या पहले सॉल्वेशन हुआ है? पहले H+ लिया है या सॉल्वेशन हुआ है? जवाब पहले H आया। वेरी गुड। तो क्या अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोमिनेट करेगी इन दोनों में या नहीं? क्योंकि शुरुआत में H+ वही देखकर गया होगा। तो बताओ इन दोनों में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो, देखो रे भाई, किसमें ज्यादा आई? Me2 NH में ज्यादा आई है। उसके बाद है MENH2, उसके बाद है MENH2। देखो मगर बोर्ड पर क्या आप देख रहे हैं? सच बताओ, क्या आप देख रहे हो? बोलो। थर्ड वाला जीत गया। और उसके बाद अब बताओ, पहले और चौथे में, पहले और चौथे में भी फिर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीतेगी। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 3 डिग्री Me3n एंड फिर क्या है? अमोनिया। मेरे भाई सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी अमोनिया, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। देख लो, देख लो, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी अमोनिया। इतनी मजे की बात बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा, नाच उठोगे ऐसे। हाँ, सावन आया हो जैसे। वो कह रहा है अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझ में नहीं आई। अबे गधे, 3 मिथाइल हैं, 3 मिथाइल प्लस आई करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो ज्यादा बढ़ गया तो ज्यादा अवेलेबल है। ज्यादा इन्होंने बढ़ा दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अवेलेबल है। मेरे भाई अब अगली जो बात बताऊंगा वो केवल इंसानों के लिए है, वो केवल इंसानों के लिए, इंसानी छात्रों के लिए। तैयार हैं आप? तैयार हैं आप? आइए प्रदीप्ता, बेटा यहां फिर से नहीं होता, मैं सेम लाइन बोलूंगा। या तो डाउट पूछो कि कौन सी बात समझ में नहीं आई, या तो दोबारा रिकॉर्डिंग सुनो। अगली जो बात बताऊंगा इतना मजेदार है, और ये सही बोल रहा है एमी, यू आर राइट। ये एक्सप्लेनेशन कहीं मिलेगा नहीं तुम्हें, वो याद करना होता है ये, लेकिन अपने को लॉजिकली इसे कनेक्ट करेंगे। और ध्यान से अगली बात में मजा आएगा। एक अच्छा बच्चा आया मेरे पास, ध्यान से सुनना, अच्छा बच्चा आया मेरे पास। वो कह रहा सर एक बात बताओ, ध्यान से सुनना ये बात। वो कह रहा है कि इन वाटर, हमारे पास अगर हम बात करें, ये बात जो समझ गया उसका दिल खुश हो जाएगा। वाटर में ऑर्डर क्या आया है? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, अमोनिया। और गैस में ऑर्डर क्या आया है? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, अमोनिया। आप अगर देखो तो ये किसके लिए है? अमोनिया एंड मिथाइल अमीन के लिए है या नहीं? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। ये इसके लिए है मेरे भाई। एक बंदा मेरे से कहता है कि सर एक चीज मैं पूछना चाहता हूं और बहुत दिली तमन्ना है। मैंने कहा पूछो। उसने कहा सर ये देखो, ये है हमारा प्राइमरी अमीन, बहुत ध्यान से सुनना, और ये है हमारा सेकेंडरी अमीन,
और ये है हमारा टर्सरी अमीन। बहुत आराम से सुनिएगा। अगर मुझसे कोई पूछे कि इन गैस बताओ, सारे लोग सुनना मेरी बात, तो क्या इसका आंसर 3-2-1 आ गया या नहीं? टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी आ गया या नहीं? टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। अगर आपका मैसेज 2 बार से ज्यादा दिखा तो मैं कभी आपका मैसेज का आंसर नहीं करूंगा। तो आज के लिए जो मैसेज मैं नहीं लेने वाला हूं वो रोनित का है, ठीक है? आ जाइए रोनित, अब आप 25 बार और कर सकते हैं क्योंकि आपका तो मैसेज लेना ही नहीं है। क्या आप ये क्वेश्चन समझ गए कि इसका आंसर होगा टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी? क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। गैस फेज में यही होता है क्योंकि सॉल्वेशन वहां होता नहीं मेरे भाई। लेकिन उस बच्चे ने एक बात कही कि सर मुझे एक बात बताओ, क्या इस सेगमेंट में ये एक बड़ा ग्रुप है या नहीं? क्या ये एक बड़ा ग्रुप है या नहीं? बताओ। मैंने कहा है बड़ा ग्रुप। तो उसने कहा ये इतना बड़ा ग्रुप है कि ये प्राइमरी अमीन में ही सॉल्वेशन रोक देगा, ये प्राइमरी अमीन में ही सॉल्वेशन रोक देगा। तो जब प्राइमरी में ही नहीं हो रहा तो सेकेंडरी में भी नहीं होगा, तो टर्सरी में भी नहीं होगा। बात में है दम मेरे भाई। इसीलिए अगर कोई बड़ी बल्कियर एमीन्स होती हैं, उसमें वाटर में पूछा जाए या गैस में पूछा जाए, आंसर बिल्कुल सेम होता है क्योंकि सॉल्वेशन इतने बड़े अमीन में हो ही नहीं पाता। नो सॉल्वेशन टेक्स प्लेस, नो सॉल्वेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू लार्जर हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप। मेरे भाई आपने नोटिस किया कि एक ग्रुप ही इतना बड़ा है, एक ग्रुप ही इतना बड़ा है कि मेरे भाई वो वोटर को कहेगा चल निकल, हां या ना, हां या ना। समझो बात को, क्वेश्चन के जज्बात को। यानी कि एक बच्चा दिमाग लगा रहा है, आई गॉट इट। आप ये बोल रहे हो जैसे जैसे अमीन का साइज बड़ा होता जाएगा, क्या गैस फेज का ऑर्डर एंड वाटर फेज का ऑर्डर सेम होता जाएगा? बताओ बताओ बताओ। जैसे जैसे अमीन का साइज बड़ा होता जाएगा, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार बात है। जैसे जैसे अमीन का साइज बड़ा होता जाएगा, क्या गैस फेज और वाटर फेज का आंसर सेम होता जाएगा? एक बच्चे ने कहा सर मैंने कुछ नोटिस किया, कहो तो बता दूं। मैंने कहा प्लीज जल्दी बोल दो। कह रहा सर देखो सेकेंडरी प्राइमरी अमोनिया, ये तो बिल्कुल सही लगा है। मैंने कहा क्या बात है यार, क्या गजब नजर दौड़ाई है। एसपी अमोनिया तो है ही है। मैंने कहा फिर? कह रहा ये पी आगे भागने को बेकरार है। जैसे जैसे अमीन का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे अमीन का साइज बढ़ेगा, क्या आप मेरी बात के कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं या नहीं? क्या टर्सरी आगे भागना चाह रहा है या नहीं? क्या टर्सरी आगे भागना चाह रहा है या नहीं? देखो बात को, समझो जज्बात को। देखो बात को, समझो जज्बात को। क्या मैंने मिथाइल से इथाइल करके अमीन के अल्काइल पार्ट को बढ़ा दिया है? और अगर जवाब है हां बढ़ा दिया है, तो मेरे भाई गैस फेज का आंसर तो हमको मालूम है। गैस फेज का आंसर है टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी अमोनिया। लेकिन कैन यू मेक ए गेस? जल में क्या टर्सरी आगे आने का करेगा प्रयास? क्या टर्सरी आगे आने का करेगा प्रयास? आपकी इंफॉर्मेशन के लिए टर्सरी यहां आ जाएगा, एक कॉलम आगे, एक कॉलम आगे। मेरे भाई लॉजिक से भरपूर आप समझ रहे हैं कि ये आगे क्यों चल रहा है, ये आगे क्यों जा रहा है। देखिए जैसे ही मिथाइल से हमने इथाइल किया, टर्सरी ने प्राइमरी के बाद से उसके आगे जंप लगा दिया है। बधाई हो जी बधाई। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है वो आता है ये वाला।
ये एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए हमने ये भी कर लिया। और आपको इन दो से ज्यादा कोई ऑर्डर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपको पता है सब डेटा डिपेंडेंसी के साथ है, सब डेटा डिपेंडेंसी के साथ है, सब डेटा डिपेंडेंसी के साथ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, कई बार, बार बार, हर बार। मेरे भाई आज हम बेस को पूरा नेस्तनाबूद कर देंगे। मेरे पास कुछ बेसिस हैं विद देयर पीकेबी वैल्यूज। चलिए, तो मेरे पास कुछ बेसिस हैं विद देयर पीकेबी वैल्यूज। तो गौरव, हो सकता है हो जाए, तो मैं चाहूंगा कि आप बहुत ध्यान से उस ऑर्डर को देखें। 6, 7, 8, 9, 9, 10 हो गए थे ना, 10 क्वेश्चन, ये लिख लेना कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जरा 11th क्वेश्चन जो है ये मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं, और ये आपके बहुत काम आएगा। तैयार? मेरे भाई ये बेस देखो, ये बेस है, नाम है ग्वानिडीन। ग्वानिडीन बेस बहुत ज्यादा बेसिक होता है ये। ध्यान से देखें, इस सेगमेंट से ज्यादा बेसिक होगा। यहां मान लेते हैं कोई आर ग्रुप लगा है। अभी हम इसे एक्सप्लेन भी करेंगे। एक कह रहे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन टॉपिक रह गया है, रेजोनेंस एनर्जी के टाइम पे किया होगा बेटा, एक बार चेक करो रेजोनेंस एनर्जी में किया है या नहीं। मेरे पास इसकी पीकेवी वैल्यू भी है, ढूंढ के लिखी है, लेकिन मिल जाए तब तो ठीक है। हालांकि हमें वैल्यूज याद नहीं करनी है, पीकेवी वैल्यू। बातें नहीं करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इनफैक्ट। ये एक्चुअली एक बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है, और मैंने थोड़ा कैटेगराइज किया है। ये देख लें, तनिष्क कर लेंगे, टेंशन मत लो मेरे भाई। अगर आप देखें तो ये एलिफैटिक एमीन है और ये एरोमेटिक एमीन है। एंड मजेदार चीज क्या है, एरोमेटिक एमीन खराब बेस होते हैं, एरोमेटिक एमीन खराब बेस होते हैं। और रही बात इनकी वैल्यू, पीकेबी वैल्यू, ये केवल ये एहसास दिलाने के लिए है कि इनकी बेसिक स्ट्रेंथ में कितना डिफरेंस है। पीकेबी वैल्यू इसका है 0.4, इसका है 2, ये थोड़ा राउंड ऑफ किया है मैंने, 4, ये 2 हो गया, 0.424, ये है 5.5, ये है 7,
ये है 8.8, ये है 9.6 और ये है 14, ये है 14। रीजन कह रहे हैं क्योंकि एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होंगे। हाँ, ये रीजन ले सकते हैं, ये रीजन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं, इस वैल्यू को देख सकते हैं, ये पीकेवी वैल्यूज हैं। कर लोगे ना जी, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। पीकेवी वैल्यूज हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरा एक्सप्लेन भी कर लेंगे, टेंशन मत लेना, अभी क्वेश्चन में ही उठा के डाल लेंगे। इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इन तीन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। बहुत अच्छे, याद कर लिया, वेरी गुड। मैं एक और चीज बता रहा हूं, एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं मैं आपको कि आपको बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है तो कैसे। यूज फॉलोइंग प्रोसीजर, यूज फॉलोइंग प्रोसीजर टू गेट बेसिक स्ट्रेंथ। मेरे भाई अभी हम ये प्रोसीजर यूज भी करेंगे। आइए सबसे पहले चेक करो एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमीन। अगर एलिफैटिक अमीन है तो वो एरोमेटिक अमीन से ज्यादा बेसिक होगी। अगर पहले से आंसर ना आए तो मेरे भाई ये लगाओ, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर वाला ज्यादा बेसिक होगा देन डिलोकलाइज्ड लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर। डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, मान लेते हैं इससे भी आंसर नहीं आया। अभी सब पर एक एक क्वेश्चन दूंगा, सब पर देखना सीक्वेंस में एकदम सटीक अरेंज्ड है, कोई रत्ती भर इश्यू नहीं। अगर इससे भी आंसर नहीं आए तो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, इस सीक्वेंस को भूलना मत। चेक स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। अब कैसे चेक करोगे भाई, सबसे पहले रेजोनेंस से चेक करना है। रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस कर रहा होगा तो ज्यादा बेसिक होगा। सेकेंड, आप हाइब्रिडाइजेशन से चेक करना। क्या तुम्हें पता है sp3 पर प्लस sp2 से ज्यादा स्टेबल होता है, देन sp से ज्यादा स्टेबल होता है। यस रघुराज, पढ़ सकते हैं। एंड लास्ट में है सॉल्वेशन से चेक करना। अच्छा जल्दी बताओ मुझे, सारे बताना, सारे बच्चे। ये कंजुगेट एसिड है और ये कंजुगेट एसिड है, बताओ किसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा। सारे बोलो किसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा इन दोनों में, आर्थो वाले का या पैरा वाले का, किसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा, किसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा। वेल्डन नीरज, एलिस, रोहन, वेल्डन, प्रवीण, सुमित। अस्मिता ने कहा किसी का नहीं। अरे अस्मिता ये सॉल्ट है बेवकूफ, अस्मिता ये सॉल्ट है। एक कह रहा है पैरा नहीं तो फिनॉल है, कहां फिनॉल दिख रहा है यार, क्या हो यार तुम लोग। दूसरे का सॉल्वेशन ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि यहां कोई रोकने वाला नहीं है, जबकि क्या आप देख रहे हो यहां ये मिथाइल रोकने के लिए बैठा है, इसलिए आर्थो वाले का सॉल्वेशन कम होगा। तो मेरे भाई सॉल्वेशन इफेक्ट हमें बताएगा कि यहां पर पैरा वाला आर्थो से या मेटा से
आई मीन एक्चुअली ये क्या बता रहा है वो वही लिख देता हूं कि आर्थो वाला खराब बेस है, आर्थो इज वीकेस्ट, वीकर बेस, वीकर बेस, वहां सॉल्वेशन कम होगा ड्यू टू लेसर सॉल्वेशन। मेरे भाई मान लेते हैं इससे आंसर नहीं आता, तो लास्ट पॉइंट है ऑब्जर्व इफेक्ट ऑफ अटैच्ड ग्रुप ऑन बेस। डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। चलो मैं आपको छोटा छोटा क्वेश्चन दूंगा इस उम्मीद में कि आप कर लोगे। 11 हो गया, सारे लोग खटाक से आंसर दीजिएगा, कोई रत्ती भर टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है जी। बताओ जरा, बताओ क्या है आंसर, क्या है आंसर? जवाब दो, जवाब दो, सारे बच्चे जवाब दो। बहुत क्लियर है। सबसे पहले आप पहला पॉइंट लगाएं, एलिफेटिक एमीन ग्रेटर देन एरोमेटिक, ये एलिफेटिक है, ये बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है तो ये एरोमेटिक हो गया। आंसर है 2 ग्रेटर देन 1। 13th का आंसर आप दे दो, 13th का आंसर आप दे दो भाई, 13th का आंसर आप दे दो, दे दो, दे दो, दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, दे दो 13। अगर आप 13th देंगे तो क्या सेम लॉजिक होगा या नहीं? सेम लॉजिक, ये एलिफेटिक, ये एरोमेटिक, जवाब है 1 ग्रेटर देन 2, जवाब है 1 ग्रेटर देन 2। इसके इस लोन पेयर और इस लोन पेयर को कंपेयर कर रहे थे, ये एलिफेटिक, ये एरोमेटिक, जवाब क्रिस्टल क्लियर है जनाब। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये देखिए, बताइए 14th, ये है NH2, ये है NH2, सारे बच्चे बोलो, बताओ जी, जवाब दो। ज्यादा बेसिक कौन सा है? ज्यादा बेसिक कौन सा? देखो फंडा लगाना सिखा रहा हूं, फंडा, ये फंडा लगाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट का फंडा। पहले तुम्हें आएगा यार ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है दोस्त, दोनों एलिफेटिक हैं, एलिफेटिक हैं तो फिर अगला फंडा क्या है? इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है या नहीं? जल्दी बताओ। और अगर मैं एक और लिख दूं तो इसका भी डीलोकलाइज्ड है, इसका भी डीलोकलाइज्ड है। क्या ये सबको क्लियर है कि पहला बहुत अच्छा हो गया? पहला बहुत अच्छा हो गया। लोकलाइज्ड वाला ज्यादा अच्छा होता है डीलोकलाइज्ड से। वेरी गुड। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि सेकंड में एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा? एक्सटेंट हाई होगा और यहां लेसर एक्सटेंट होगा। लेसर एक्सटेंट होगा। तो मेरे भाई बहुत क्लियर है, आंसर है 132, 132।
चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, आपको कुछ नहीं करना, आपको वही ब्रह्मास्त्र लगाना है जो पीछे दिया हुआ है। NH2 NH2, ध्यान से देखो, NH2 NHCS3। देखते रहना क्वेश्चन, ये उसी सीरीज से मैंने क्वेश्चन उठाया है, देख रहे हो ना तुम। NHCS3, ये क्वेश्चन हमें करना है। क्लियर है भाई साहब? चलो चेक करो भाई, पहले बताओ एलिफेटिक एरोमेटिक वाला बताओ। चलो एलिफेटिक एरोमेटिक वाला बताओ, क्या ये सारे एलिफेटिक हैं या नहीं? देखो ये ऑल क्या है, एलिफेटिक। पहला पॉइंट काम नहीं करेगा। सारे क्या हैं? लोकलाइज्ड। सारे लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड। दूसरा पॉइंट भी काम नहीं करेगा। भैया पहले दोनों पॉइंट ने काम नहीं किया। कह रहा है चेक करो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, और एक कंजुगेट एसिड बनाएं और खुशियां मनाएं। क्या कंजुगेट एसिड बनाने के लिए हम H+ अटैक कराते हैं या नहीं? हमने ये कंजुगेट एसिड बनाया है भाई साहब। देखो सारे, देखो यार, टेंशन वाली क्या बात है, अभी तो रिएक्शन शुरू हुई है। आइए जरा ध्यान से देखो, अभी हमने नियम कानून मानते हुए हमने बना लिया कंजुगेट एसिड। हमने बना लिया कंजुगेट एसिड। देखो सारे बोर्ड पर हमने बना लिया कंजुगेट एसिड। देख लिया है क्या तुमने? सारे बोलो भाई, देख लिया है ना? कंजुगेट एसिड बन गया भाई साहब। ये कंजुगेट एसिड। एक लिख रहा हाउ लोकलाइज्ड। बेटा जीओसी पढ़ो, ये अंतिम क्लास है तो इसमें मैं ये डेफिनेशन तो नहीं बता सकता। स्टेबिलिटी चेक करने का पहला मेथड क्या है? पहला मेथड क्या है? रेजोनेंस से चेक करो। क्या आप देख रहे हो कि यहां पर रेजोनेंस हो रहा है? ये बॉन्ड पोलराइज होगी तो ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और वो भी दे सकता है। और अगर लेफ्ट वाले ने दिया, लेफ्ट वाले ने, तो मेरे भाई ये ऐसा बन जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर यही राइट वाला कर देता तो ये बन जाता। क्या तुमने देखा आइडेंटिकल है तीनों के तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 3 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या मेरे भाई यहां तुम देख पा रहे हो, यहां एक एक्स्ट्रा और RS आएगा, 2 RS होंगे, एंड ये भी आइडेंटिकल होगा, ये भी आइडेंटिकल होगा, 2 आइडेंटिकल RS। जबकि आप देखो यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, नो RS, नो RS। क्या मेरे भाई इस पॉइंट ने हमें कुछ तो हेल्प कर दी है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। क्या आप समझ गए हो सारे के सारे? मुझे बताओ कि फर्स्ट जो है वो बहुत अच्छा बेस है, देन सेकंड से बताओ। क्या पहला दूसरे से बहुत अच्छा बेस है, उसका कंजुगेट एसिड क्या जबरदस्त स्टेबलाइज्ड? 3 आइडेंटिकल RS है भाई साहब, 3 2 इसके तो है ही नहीं। अब जरा इन दोनों को देखो, इन दोनों में स्टेबिलिटी चेक करनी है। स्टेबिलिटी, रेजोनेंस है नहीं। अगर रेजोनेंस नहीं है तो किससे चेक करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। आओ बच्चों, ये कैसा है? sp3 पर प्लस, और ये क्या है? sp2 पर प्लस। क्या बोलते हो दोस्त? sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पर प्लस। गंदी बात। sp2 पर प्लस अनस्टेबल। आई थिंक क्वाइट इजी। आंसर है 1 2 3 4।
1 2 3 4 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। और आप देखिए कितने जबरदस्त तरीके से ब्रह्मास्त्र एप्लीकेबल है, कितने जबरदस्त तरीके से ब्रह्मास्त्र एप्लीकेबल है। देख रहे हो तुम, देख रहे हो या नहीं? जो आशीष मैंने बताया है बस उससे ही करना है, जो मैंने बताया है बस उससे ही करना है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आप अपने घर से करके लाइएगा, ठीक है? 15 हो गया। लुक एट, अप्लाई करिएगा ये सारी चीजें, मजा आएगा आपको। ये NH2, ये NH2, सही है। ये भी इधर आ गया। ओके, ध्यान से देखें। 17 18 CS3 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 NO2 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 CS3, यहां पर ले लो, यहां ले लो OCS3, यहां ले लो NO2, ठीक है? NH2 NHCS3 NCS3 होल ट्वाइस 20। NH2 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 मिथाइल, 2 मिथाइल 21। NH हटाओ, NMe 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 21 22 NMe NMe करना, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आपको। 1 मिथाइल, 2 मिथाइल N 24 NH क्वेश्चंस तो यार कितने ही लिखे जा सकते हैं, उसका कोई और छोर तो है नहीं, तो और छोर है केवल कॉन्सेप्ट का। अच्छा चलो 26 अभी कर दो, 26 जो है वो अभी कर दो, बताओ जरा। 26 में कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है, फर्स्ट या सेकंड? कौन सा ज्यादा बेसिक है?
राइट आंसर, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। 1 greater than 2। क्या लग रहा है, ये लोकलाइज्ड है डीलोकलाइज्ड? वेरी गुड। ये वाला क्या है, लोकलाइज्ड है, और ये वाला क्या है, डीलोकलाइज्ड। बिल्कुल सही जवाब है। 27 हो गया। 28, अंतिम प्रश्न। ये NH2 डबल डबल NH2 1 2 3। NMeMe NH2 NH2 C डबल बॉन्ड हो NH2। कर लेना यार, तो आसान है। 1 2 3 4। लो बना ही देते हैं जब इतना चाहिए आपको। NH2, ये आया 5। बधाई हो जी, बधाई। छोटी सी बात, हमने पूरा एसिड बेस खत्म कर लिया, पूरा एसिड बेस खत्म कर लिया। मैं बस आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, क्या मैंने अभी अभी जो लिखा है उससे आप सहमत हैं? बताइए जरा, ये बताइए बताइए। मेरे भाई ऐसे सोचो, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा, जैसे आपको पता है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डबल से ज्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ सिंगल की ज्यादा होती है, तो क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई? एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ 2 से तो कम ही रहेगी। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, कम हो गया 1। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम। मेरे भाई बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी बैरियर कम हो जाएगा, कम। क्योंकि आपको पता है सिंगल के क्रॉस घुमाना आसान होता है, तो बैरियर जो है, बैरियर जो है वो तो कम रहेगा अगर आसानी से घूमना फिरना हो रहा है। बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी बैरियर, जितना सिंगल कैरेक्टर ज्यादा उतना आसानी से घूमेगा, जितना डबल कैरेक्टर ज्यादा उतना बैरियर हाई हो जाएगा। क्या ये पॉइंट सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान है। तो यहां हमने बात चालू की है बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड। अब 2 मिनट बोलूंगा, बस 2 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट बोलूंगा, 2 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। चलो मुझे बताओ, सारे लोग बताना, मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं? बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। बताओ सही लिखा है या नहीं? बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। सोच समझ के बताना, बहुत मजेदार बात है। बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। ओके, कुछ ने कहा सही, कुछ ने कहा गलत। मैं आपको बता दूं,
आप डैश हैं। ये दोनों चीजें सही हो सकती हैं। बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। ध्यान से देखो, क्यों है ये भी बताऊंगा, क्यों है ये भी बताऊंगा, क्यों है ये भी बताऊंगा। भाई टेंशन नहीं लेने का, इधर इधर नहीं लेंगे टेंशन। यस, वेरी गुड नीरज। तुम किस बॉन्ड को देख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। इफ बॉन्ड इज इनिशियली डबल, एंड ये सही है, इफ बॉन्ड इज इनिशियली सिंगल। आओ एक क्वेश्चन दूंगा और उस क्वेश्चन से तुम ये बात खटाक से समझ जाओगे। सारे लोग इस प्रश्न को देखो। मैंने तुम्हें ये देखिए, ये बॉन्ड दी है। सारे लोग देखो, देखा गया आपने? मुझे बताओ पीछे वाले, तुम जिसे देख रहे हो वो सिंगल है या डबल? दिए हुए रिप्रेजेंटेशन में वो सिंगल है या डबल? क्वेश्चन में जिस एरो मतलब इस बॉन्ड को देखना है, वो सिंगल दिख रही है। अगर ये सिंगल है तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, क्या उतना ज्यादा उसमें डबल कैरेक्टर आएगा। और अगर डबल कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। चेक इट राइट नाउ। तो मेरे भाई अगर सीधा सीधा बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो जवाब है 1 2 3, 1 2 3। वेरी गुड। लेकिन जनाब इस प्रश्न को देखिए, अब देखो क्वेश्चन को यूं, इसको देखो, देखो मगर बोर्ड पर क्या देख रहे हो तुम? वेरी गुड। ये देखिए, आप तुम जिसे देख रहे हो, क्या वो ऑलरेडी डबल है या नहीं? क्या वो ऑलरेडी डबल है या नहीं? क्या वो ऑलरेडी डबल है या नहीं? जल्दी बताओ, क्या वो ऑलरेडी डबल है या नहीं? जवाब दो। ये डबल है, ये डबल है, ये डबल है। अब जितना ज्यादा रेजोनेंस का ये हिस्सा होगा, क्या इस डबल में उतना सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा? जवाब है हां भाई हां, जवाब है हां भाई हां। और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड बड़ी हो जाएगी। बॉन्ड बड़ी होने की वजह से क्या आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर समझ चुके हैं? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया 4, सॉरी क्या है ये, 3 2 1। क्या है भाई साहब देख लो, 3 2 1। आइए जरा, यहां 2 में रेजोनेंस है, यहां 1 में रेजोनेंस था। तुम डैश हो, बुद्धि तो लगाओगे नहीं है। क्या आपने देखा यहां रेजोनेंस है जिसकी वजह से डबल कैरेक्टर आया है? हाँ या ना? क्या तुमने देखा यहां इस एल्कीन का 2 अल्फा एच है, 2 अल्फा एच है। तो क्या जब एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां गए होंगे तो यहां डबल कैरेक्टर आया होगा? तो मेरे भाई वो रेजोनेंस से कम होगा, और यहां तो कुछ है ही नहीं, ना रेजोनेंस है ना हाइपर कंजुगेशन। यहां रेजोनेंस दोनों तरफ से है, आजू से भी है बाजू से भी है। यहां आजू से है, यहां रेजोनेंस नहीं है। मेरे भाई यहां रेजोनेंस की वजह से डबल कैरेक्टर आया है,
यहां हाइपर कंजुगेशन की वजह से डबल कैरेक्टर आया है, यहां तो कुछ है ही नहीं। तो आपको ये देखना है, यहां ज्यादा रेजोनेंस पे बॉन्ड छोटी हो गई, यहां ज्यादा रेजोनेंस पे बॉन्ड बड़ी हो गई, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। यहां हम सिंगल को देख रहे हैं, यहां हम डबल को देख रहे हैं। क्या मैं मान लूं कि अब आप बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन करके आएंगे? सारे बोलो, क्या मैं मान लूं अब आप बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन करके आएंगे? बोलो जना बोलो, कुछ तो बोलो। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा मैं, दिल खुश हो जाएगा ऐसे। आपको एक्चुअल बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई 8th, एक्स वाई बहुत सिंपल है, ध्यान से देखते ही आप कर लोगे आराम से। एक्स वाई ये एन है, एन एम ई एम ई एम ई एम ई एन एम ई एम ई, ये एक्स ये वाई। और दें और क्वेश्चन बॉन्ड लेंथ के ना। ये है एन एम ई 2, ये है एन ओ 2, ये एन एम ई 2, ये है एन ओ 2। ट्वेल्व, ये इधर ये इधर ये इधर, ये हटाओ, यहां कर दो एक्स वाई जेड। सिंपल है, जो बताया है बस वही करना, ज्यादा बिल्कुल मत अकल लगा देना। इसे कंपेयर करो, अरे कर देंगे आकाश, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं हुआ, इसे छटपटाने लगते हो तुम लोग यार, हैं? जरा सी भी कर लोगे यार, उसमें क्या, बॉन्ड लेंथ तो सब हो ही गई। ये भी हो गया, वो भी हो गया, सारे प्रश्न हो गए। 2 क्वेश्चन और दे देता हूं मैं। हम्म, एक्स एंड वाई, इसे कंपेयर करो। 15, चलिए इसी के साथ हमने बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या आपको पता है बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आप कर लोगे तो उसी का ऑर्डर बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी बैरियर का आएगा। कल आइसोमेरिज्म होगा, यस कल आइसोमेरिज्म होगा। अगर आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जान जाते हैं तो क्या सेम तरीके से उसका उल्टा बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी बैरियर का ऑर्डर आ जाएगा, बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी बैरियर का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है अमन, मैं अभी बात कर लेता हूं। हाँ, एंगल स्ट्रेन वाले एग्जाम्पल के समय बताया था, एचओएच नहीं बताया था बेटा, एचओसी बताया था। एचओएच नहीं बताया था, एचओसी बताया था। एचओएच नहीं बताया था, एचओसी बताया था। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड रेजोनेंस एनर्जी 10 मिनट का टॉपिक है, ये हम कल क्लास में करके और सीधा स्टार्ट कर देंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, आशीष, ब्लू बुक इज कंपल्सरी आफ्टर सीट, सीट के बाद डीपीपी सीट, उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो ये है भाई साहब आपका एसिड बेस बॉन्ड लेंथ,
ठीक है। एंड अगली क्लास में जैसा कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन 5 मिनट का टॉपिक है, ये हम कर लेंगे कल सुबह। डीबीबी का आंसर अपलोड करवा देता हूं, ठीक है, आज अपलोड करवा देता हूं। एंड अभी इसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम कम से कम प्रयास करेंगे कि 500 से 600 क्वेश्चन इस पे और करें। 500 से 600 क्वेश्चन अभी हम पूरे जीओसी पे करेंगे, समझ में? तो हाँ हेमंत, ठीक है, कल बोलिएगा हेमंत बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड एनर्जी का भी कल बोलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।